वेलकम टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आपने वैदिक साहित्य में अभी तक वैदिक साहित्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम लोग आगे इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में आपने वैदिक आर्यों का आगमन, उनका भौगोलिक विस्तार, उनका आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था व स्वरूप के बारे में अध्ययन किया है। तो इसी क्रम में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आज उनका सामाजिक ढांचा या सामाजिक स्वरूप कैसा था। तो वैदिक आर्यों का सामाजिक सामाजिक व्यवस्था आपने अब तक पढ़ा कि वैदिक काल कुल में सबसे छोटी इकाई कुल में विभाजित है। राजनीतिक व्यवस्था में आपने पढ़ा है, राजनीतिक व्यवस्था में कि सबसे छोटी इकाई ऋग वैदिक काल की क्या थी? कुल थी, अर्थात परिवार, जिसे गृह कहा गया है। तो यह कुल जो कि गृह या कुल गृह या परिवार के नाम से जाना जाता है। इसका मुखिया आपने पढ़ा था कि कुलप होता था। इसका मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। और यह कुलप जो होता था यह अपने परिवार का सर्वे सर्वा होता था और ये बहुत ही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था परिवार में और इसका महत्व था। क्यों? क्योंकि इसको जो परिवार का जो मुखिया होता था वह पुरुष होता था, घर का सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था। तो इस समय चूंकि ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल पुरुष प्रधान या पुरुष सत्तात्मक शासक मतलब पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था थी। इसके पहले आपने हड़प्पा काल पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि हड़प्पा काल मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। इसी प्रकार हम वैदिक काल में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्ण ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, पूर्ण वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक हमको व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो चूंकि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल में, तो इसलिए यहाँ पर जो कुल का मुखिया होता था वह पुरुष होता था। और ऐसा वर्णन भी मिलता है शतपथ ब्राह्मण और इससे मिलता है सुनह सेप आख्यान में ऐसा वर्णन मिलता है कि इनके जो पिता थे इन्होंने इनको 100 गायों के बल के रूप में दान दे दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि और विश्वामित्र थे, जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया था दंड स्वरूप। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, किस प्रकार कठोर व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी यह बहुत ही रेयर केस में होता था, मतलब कि कहीं कहीं देखने को मिलता था। और ऐसा नहीं है कि पिता को परिवार की कोई चिंता नहीं थी। पिता और परिवार में संबंध मधुर होते थे, वह अपने परिवार का निर्वहन करता था। और इस प्रकार यह सबसे जो निम्न और छोटी इकाई थी इसका संचालन होता था। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं जब, तो हम विवाह की स्थिति देखते हैं, तो जिसमें हम पाते हैं कि इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। पहला अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह।
जो अनुलोम विवाह था उसमें क्या होता था, जो पुरुष होता था वह उच्च वर्ण का होता था और इसमें महिला निम्न वर्ण की। और जो इसमें पुरुष प्रतिलोम विवाह होता था, इसमें पुरुष जो होता था वह निम्न वर्ण का होता था और इसका उल्टा महिला उच्च वर्ण की। इस प्रकार यह दो प्रकार के विवाह हम देखने को मिलते हैं। इस समय ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा अगर हम देखते हैं तो कठोर नहीं थी और ना ही यह वर्ण के आधार पर थी। तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो यह कर्म के आधार पर मानी गई है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें 9वें मंडल में हमें यह उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति होता है, वह कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है, हम विभिन्न कार्यों को करने वाले हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि उस समय वर्ण का अर्थ जाति न होकर क्या था, वर्ण का अर्थ ऋग्वेद काल में वर्ण का अर्थ जाति न होकर रंग के अर्थ में लिया गया है, रंग के अर्थ में लिया गया है। और जो उस समय व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वह कैसी थी, कर्म प्रधान व्यवस्था थी, कर्म के आधार से संबंधित थी, अर्थात जो जैसा कर्म करता था वैसा ही वह वर्ण का, वैसी ही वही जात हो जाता था। जैसे कि आप देखते हैं कि वशिष्ठ की माँ अप्सरा थी, उनके पिता जो थे वह क्षत्रिय थे और वशिष्ठ स्वयं एक ब्राह्मण थे। तो आप देखते हैं कि पिता पुत्र और माता अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जात के थे, अतः यह हम कह सकते हैं कि वह अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग वर्ण के थे। उन पे कोई ऐसे जन्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था नहीं लागू होती थी। तो यहाँ पर वर्ण का आधार रंग था, मतलब वर्ण का मतलब रंग था, और जो जाति व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी उस पर भी हम कुछ प्रकाश डालेंगे। स्त्रियों की स्थिति, अगर हम स्त्रियों की दशा या स्थिति के बारे में जानें तो हम देखते हैं कि इस समय स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो शिक्षा का अधिकार था। और यह इससे सिद्ध होता है कि इस समय स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा का प्रारंभ होता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तत्पश्चात क्या होता था, शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी, वह शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो चूंकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, अतः हम कह सकते हैं कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं, आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना कुछ स्त्रियों ने की थी। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना, यानी कि
ऋग्वेद के मंत्रों की रचना स्त्रियों ने। और वह स्त्रियां कौन कौन सी थी? वह स्त्रियां थी लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वावरा। यह कुछ ऋग्वेदकालीन विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों के रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन हम ये क्वेश्चन जब आता है, एक बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें एक विदुषी महिला जो होती हैं गार्गी, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। क्योंकि ये बहुत ही विदुषी महिला थी, तो इनको सभी लोग परिचित हैं इनसे। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला है, ऋग्वैदिक काल की नहीं है। अतः ऋग्वेद में इनके रचना का जो है योगदान नहीं है। अतः आपको अगर ये ऑप्शन आता है तो आपको इसमें टिक नहीं करना है, यह गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद की रचना में किनका किनका योगदान था? लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वावरा का योगदान है, गार्गी का नहीं है। ठीक है। और इन जो महिलाओं ने योगदान दिया ऋग्वेद की रचना में, तो इसका जिक्र जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख, विदुषी महिलाओं का उल्लेख, विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि इस समय महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक, तो पहली बात कि उनका उपनयन संस्कार होता था, और दूसरी बात कि उन्होंने ऋग्वेद की रचना में अपना योगदान दिया। अतः हम कह सकते हैं कि उनको शिक्षा में महत्वपूर्ण अधिकार था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा के अलावा सभा और समिति में सभा और विदत नामक 2 संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था। ठीक, सभा और विदत में भाग लेती थी, ऋग्वेद काल में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में सभा और विदत नामक संस्था में भाग लेती थी। अतः हम कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत राजनीति में भी अधिकार मिला था। लेकिन अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। संपत्ति का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पुरुष प्रधान समाज था और इसमें पुरुष ही वंश का अधिकारी था, उत्तराधिकारी था। अतः स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा जब कन्या का विवाह होता था, तो वह जब उसकी विदाई होती थी, तो उसे जो उपहार और भेंट प्रदान की जाती थी, उसे क्या बोलते थे? उसे वहत बोलते थे। वहत किसे बोलते थे? कन्या को उपहार जो दिया जाता था,
उपहार या भेंट, उपहार या भेंट प्रदान की जाती थी उसे वहत बोलते थे। तो यह वहत बोलते थे। इसके अलावा इस समय नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा मान्य थी। इसके अलावा कन्या का बाल विवाह नहीं होता था। ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इनको दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स बना के कथन कारण में दे देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते थे कहाँ बाल विवाह था, कहाँ विधवा विवाह था, कहाँ सती प्रथा था। तो यह आपको एकदम स्पष्ट रखना है कि ऋग्वैदिक काल में क्या प्रथा थी और उत्तर वैदिक काल में क्या प्रथा थी। तो कन्या का बाल विवाह नहीं होता था और विधवा विवाह भी नहीं था। विधवा विवाह नहीं था। लेकिन पुनर्विवाह प्रचलित था। पुनर्विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह नहीं था, पुनर्विवाह प्रचलित था और बाल विवाह नहीं होता था और नियोग प्रथा मान्य थी। इसके अलावा पर्दा प्रथा नहीं थी, प्रचलित नहीं थी और सती प्रथा का उल्लेख भी नहीं मिलता। सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। यह सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम हमको जाकर गुप्त काल में बहुत आगे जाकर गुप्त काल में हमें दिखाई पड़ता है, जो कि एरन अभिलेख उस समय का अभिलेखी साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, पर्दा प्रथा भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। अतः हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी और संपत्ति के अधिकार को और राजनीति के ज्यादा अधिकार नहीं थे। इनको दो अधिकारों को छोड़कर लगभग सभी में उनको अधिकार था और उनकी दशा हर प्रकार से अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और जितनी सामाजिक कुप्रथाएं थी वह नहीं थी। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा, तो इस नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होती थी उसे क्या बोलते थे? क्षेत्रज। क्या बोलते थे? क्षेत्रज। उससे उत्पन्न संतान को क्षेत्रज बोलते थे। इसके अलावा जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी तो उसे क्या बोलते थे? अमाजु। अमाजु बोलते थे। ये कुछ टर्म्स हैं जो छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं समाज में बहुविवाह प्रचलित था।
बहु विवाह प्रचलित था और यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू होता है। बहुविवाह प्रचलित था। ऋग्वेद काल में स्त्री और पुरुष दोनों का बहुविवाह प्रचलित था। अतः स्त्रियों को भी, अर्थात हमने बताया आपको कि पुनर्विवाह का जो अधिकार है उसी के अंतर्गत आएगा स्त्रियों के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, अतः सभी के लिए अधिकार बराबर थे और सभी को समानता का अधिकार था। और यहाँ पर जाति प्रथा कठोर नहीं थी, इसलिए सभी को समानता का अधिकार प्राप्त था। लेकिन आपने सुना होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या पुरुष सूक्त में आप देखते हैं कि एक आदि पुरुष विशाल पुरुष के जो है शरीर से उत्पन्न चारों वर्णों की व्याख्या की गई है। लेकिन फिर भी इस समय वर्ण व्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या है, अभी कठोरता नहीं आई थी। इसके बाद हम अगर देखें खान पान के बारे में, ऋग्वैदिक कालीन लोगों का खान पान अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इस समय जो ऋग्वैदिक लोगों का जो मुख्य अनाज था वो जौ था, जिसको कि यौ कहा गया है। ऋग्वेद में इसका नाम यौ मिलता है और इसी से यह विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाते थे, पकाते थे। और इस समय दूध दही का प्रचलन था, जो कि इसमें मिलाकर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे, जैसे कि क्षीर, पकौदन और करम्भ। क्षीर, पकौदन और करम्भ यह जौ में दूध और दही मिलाकर बनाया जाता था। तो आपने देखा, और आप देखेंगे इस समय चावल का उल्लेख नहीं मिलता। कौन कौन से चावल का उल्लेख नहीं मिलता। और इस समय अगर देखें तो चावल के साथ साथ कई चीजों का उल्लेख नहीं मिलता, जैसे पशुओं और पक्षियों में। तो हम देखें वेशभूषा की बात कहें तो वेशभूषा में आपने देखा होगा कि जो उस समय लोग सूती, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो इसमें 3 प्रकार के मुख्यतः वस्त्र होते थे। पहला नीवी, वास और अधिवास। नीवी, वास और अधिवास। नीवी जो कमर से नीचे पहनते थे, कमर से नीचे और यह कमर से ऊपर, और यह शाल के रूप में ओढ़ा जाता था। जो इस समय शाल होता है उसके रूप में ऊपर से ओढ़ा जाता था। तो नीवी, वास और अधिवास यह 3 प्रकार के कपड़े होते हैं। इस समय क्या होता था, इस समय जो है सूती, ऊनी और चर्म के जो छाल होती थी उसके कपड़े पहने जाते थे। और जो इस समय गांधार नामक राज्य था, वहां की भेड़ों के ऊन बहुत फेमस थे। भेड़ों के ऊन बहुत फेमस थे, जिनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे।
बाद अगर हम वेशभूषा के बाद आभूषण की बात करें, वैदिक काल के आभूषण की बात करें तो आभूषण में विभिन्न प्रकार के ताम्र आभूषण पहने जाते थे। तांबे के आभूषण पहने जाते थे और यह आभूषण स्त्रियां और पुरुष दोनों लोग पहनते थे। दोनों शौकीन थे आभूषण के और जिसको तांबे को माना गया है कि आयस बोलते थे। ऋग्वैदिक काल में आयस बोलते थे, क्योंकि इस समय लोहे का प्रचलन नहीं है, लोहा नहीं है। ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं पाया गया। तांबे और कांसे से ही यह लोग आभूषण अपने तैयार करते थे और कहा जाता है कि अभी इसमें चांदी भी नहीं मिली थी। तो विभिन्न प्रकार के आभूषण ये लोग पहनते थे, लेकिन इस समय लोहा नहीं पाया गया। मनोरंजन की बात करें अगर ऋग्वैदिक काल के समाज की मनोरंजन, तो मनोरंजन में हम देखते हैं कि इस समय रथों का प्रचलन था। रथ दौड़, घुड़ दौड़, मतलब कि घोड़े का भी ये शौकीन थे, घोड़े के शौकीन थे और मुख्य इनका पशु घोड़ा ही था। गाय के बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा मुख्य पशु कौन था? घोड़ा था। तो घुड़ दौड़ करते थे ये लोग और घोड़े से रथों का संचालन करते थे, रथ दौड़ करते थे। इसके अलावा यह लोग पांसे और जुए के भी शौकीन थे। पांसे और जुए के भी शौकीन थे, जुए भी खेलते थे और पांसे भी खेलते थे। तो रथ दौड़, घुड़ दौड़, पांसे और जुए के लोग खेल खेलते थे, अपना समय व्यतीत करते थे, मनोरंजन करते थे। तो यह इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। इसके अलावा यह संगीत के भी शौकीन थे, संगीत भी सुनते थे। तो यह आपके मनोरंजन हो गया, ऋग्वैदिक कालीन लोगों के मनोरंजन के साधन। ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं दास प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग हम देखते हैं कि दासों को दिया जाता था। किसी पुरोहित को जब दान दिया जाता था तो दासों को दिया जाता था और दासों में सबसे ज्यादा दासियां पाई गई हैं जो दान में दी जाती थी। दासियां पाई गई थी, दान में दी जाती थी और यह दासियां उनके घर का कार्य करती थी। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक यानी कि खेतों में मजदूरी और आदि विभिन्न कार्यों में, मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में दासों का योगदान नहीं था। मतलब आर्थिक क्षेत्र में दास नहीं लगाए जाते थे, जिनका कि वह केवल गृह कार्य में उपयोगी थे। अर्थात कि गृह कार्यों में दासियों को दिया जाता था, दासियों को दान दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। यह आपकी थी ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। आइए हम जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था हमारी परिवर्तित हुई और उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चीजें बदली। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले हमने आपको जैसे कि बताया
कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, तो यह शिक्षा का अधिकार उनसे काफी छीन लिया गया, मतलब कि उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का बंद हो गया, अतः उनकी शिक्षा में इसका प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि शिक्षा बंद हो गई स्त्रियों की। बहुत सारी विदेशी स्त्रियां इस समय मिलती हैं, जिनमें मुख्यतः गार्गी का नाम हम सुनते हैं, जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। लेकिन फिर भी अगर हम आम उसमें देखें, आम लोगों में, तो यह इस उपनयन संस्कार बंद होने से प्रभावित हुआ और शिक्षा का अधिकार बहुत सीमित दायरे में हो गया, कम लोगों को यह प्राप्त होने लगा और इससे शिक्षा में बहुत ही देखने को स्त्रियों में के स्तर में गिरावट आई। तो उपनयन संस्कार बंद हो गया स्त्रियों का और शिक्षा व्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ा। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, इससे शिक्षा व्यवस्था कम, स्त्रियों की क्या हो गई, कम हो गई, गिरावट आई, स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आई। और हम देखते हैं इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में हम देखें तो बाल विवाह तो वैसे ही रहा कि बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था, नहीं था, और पुनर्विवाह भी था वैसे ही। पुनर्विवाह भी होता था, नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अलावा हम अगर देखें विवाह के संदर्भ में, तो विवाह के संबंध में काफी कुछ व्यवस्था वैसे ही थी। लेकिन अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ पर जाति का बंधन कुछ कठोर हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना कि सूत्र काल में, आगे इसके सूत्र काल में हो गई, तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी ऋग्वेद काल की अपेक्षा जो है, ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में जाति का बंधन कुछ कठोर हो गया और वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसमें कुछ परिवर्तन आया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद है, आप जानते हैं, जो कि यजुर्वेद ग्रंथ का है। तो यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उन पे उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी, महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद होता है, जिसमें कि गार्गी जीत जाती हैं शास्त्रार्थ में और याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं, जिससे वह बोलते हैं कि ज्यादा बहस मत करो, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियां विदुषी और योग्य होने के बावजूद स्त्रियों को यहाँ पर दबाया जाता था और मतलब उनका स्थान जो है निम्न ही था। ऐतरेय ब्राह्मण आपने सुना है, ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। पुत्री को समस्त दुखों का कारण, समस्त दुखों का कारण कहा गया है। इससे आप इस समय की स्त्रियों की कंडीशन समझ सकते हैं। और जो
मैत्रायणी। मैत्रायणी इसमें कहा गया है जुआ जुआ और सुरापान के साथ स्त्रियों को तीसरी बुराई के रूप में उल्लेख किया गया है। जुआ और सुरापान के बाद स्त्रियां तीसरी बुराई है। इन सब उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट आई थी और ऋग्वेद काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ गिरावट आई। और इसके अलावा यह पुत्रों का प्रधान समाज था। इसमें पुत्रों की कामना की गई है और पुत्र प्राप्ति के लिए विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठानों की भी बात की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुत्रों को ज्यादा मान्यता दी जाती थी। यह तो उत्तर वैदिक काल की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय बहुत सारे यज्ञों का भी प्रचलन हो जाता है और विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई। गोत्र प्रथा यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। गोत्र प्रथा आप जानते हैं कि ऋग्वेद काल में गोत्र का अर्थ क्या था? गोत्र का अर्थ ऋग्वेद काल में गोत्र का अर्थ जहां पर गौ को रखा जाता था, गौ का स्थान अर्थात यह ऋग्वेद काल में किसी वंश से संबंधित नहीं था। गोत्र का कोई जो अर्थ है वंश से संबंधित नहीं था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यह गोत्र क्या हो गया? वंश से संबंधित हो गया। अर्थात प्रत्येक वंश किसी न किसी ऋषि से संबंधित अपने आप को मानता था और उसी वंश का अपने को उत्तराधिकारी समझता था। और इसके अलावा गोत्र से बाहर विवाह की प्रथा भी प्रचलित हो गई है, जो कि उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि गोत्र प्रथा का जो स्वरूप है वह क्या है? उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हुआ और इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था, जो कि उत्तर वैदिक काल की ही देन है। आश्रम व्यवस्था आश्रम व्यवस्था में हम जानेंगे कि हम इसमें 4 प्रकार के आश्रम हैं। आप सुने होंगे, जैसे कि ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला तो यह कि ब्रह्मचर्य मतलब कि यह चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है और जो है कहाँ पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो इसके आपको जवाब ये है कि जहाँ पर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है वह है छांदोग्य उपनिषद, मतलब आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख
छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद और जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है वह कौन सा है? जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद और जिसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है वह क्या है? छांदोग्य उपनिषद। तो यह क्वेश्चन आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जाबालोपनिषद। तो जाबालोपनिषद जो होता है वह बाद का है, मतलब कि बाद का, वैदिक काल के बाद का उपनिषद है और इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जो कि 3 आश्रमों का उल्लेख करता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें शुरू से लगाकर 25 वर्ष तक इसमें क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है और 25 से 50 तक गृहस्थ होता है और 50 से 75 तक वानप्रस्थ होता है और इसके बाद 75 के बाद जो होता है 100 वर्ष तक वह संन्यास आश्रम होता है। ये 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया है जिसमें कि गृहस्थ आश्रम को बहुत पवित्र आश्रम और बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता था और गृहस्थ में पहुंचता था तो कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। समावर्तन संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने के पहले समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। इसके बाद त्रिऋण और पंचयज्ञ। पंचयज्ञ यह 2 चीजें उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। त्रिऋण, त्रिऋण में क्या आता है? त्रिऋण में ऋषि, पितृ, और देव। ऋषि, पितृ और देव यह 3 प्रकार के ऋण हैं। ऋषि ऋण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिऋणों में कौन सा शामिल नहीं है? त्रिऋणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण यह 3 प्रकार के ऋण हैं और इसके अलावा कोई अगर ऋण आपको ऑप्शन में चौथा देता है तो वह सही माना जाएगा। यह 3 ऋण ही हैं और कोई चौथा ऋण नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल में त्रिऋणों की जो है संकल्पना की गई है। त्रिऋणों का उल्लेख है ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इसके
इसके अलावा हमने पंच यज्ञ की बात की है। पंच यज्ञ, पंच यज्ञ, पंच यज्ञ में आपके मनुष्य या नृयज्ञ, मनुष्य या नृयज्ञ। इसके अलावा देव यज्ञ, देव यज्ञ, देव यज्ञ के अलावा आपसे पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। यह आपके 5 यज्ञों की उल्लेख उत्तर वैदिक काल में किया गया है। 5 यज्ञों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, यह कुछ पंच यज्ञ हैं जिनका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में किया गया है। तो आपके क्या हो गए? पंच यज्ञ हो गए, ये पंच यज्ञ हो गए और त्रिऋण हो गए। यह 2 प्रकार के पंचयज्ञ और त्रिऋण हो गए जिनका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसके बाद त्रिवर्ग आता है। त्रिवर्ग, अगर हम मोक्ष को हटा दें तो धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम, यह 3 प्रकार के जो हैं चीजें, इन तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग होता है। तो आपसे अगर त्रिवर्ग बारे में पूछता है कि त्रिवर्ग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि धर्म, अर्थ और काम जो है वह त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप उत्तर वैदिक काल के लोगों के मनोरंजन और उनके खान पान के साधन के बारे में बात करेंगे तो आप देखते हैं कि उनका खान पान जो है खान पान, उत्तर वैदिक काल के लोगों का खान पान आप देखा है। अगर हम बताएं ऋग्वैदिक काल का, तो ऋग्वेद काल में मछली का उल्लेख नहीं है, नमक का उल्लेख नहीं है और समुद्र का भी उल्लेख नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन तीनों चीजों का उल्लेख है और तीनों चीजों का वर्णन है और ये इनके खान पान भी, नमक और मछली खान पान में भी शामिल थे और समुद्रों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे हाथी
और बाघ, हाथी और बाघ का भी ऋग्वेद काल में कोई उल्लेख नहीं है। और हाथी और बाघ को उत्तर वैदिक काल में लोग इनसे परिचित हो गए थे, यानी कि हाथी को ऋग्वेद काल में नहीं जानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग इन्हें जान गए थे। और क्योंकि उस समय क्या था, गाय ही मुख्य साधन थी, ऋग्वेद काल में गाय मुख्य साधन थी, उसी का आदान प्रदान होता था, उसी को दान दिया जाता था, उसी का व्यापार होता था। और वह क्या होती थी, वह उसके आर्थिक जीवन की और सामाजिक जीवन की हर प्रकार से मुख्य ढांचा था। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अन्य चीजें भी उनके साधन गाय के साथ साथ हो जाती हैं और हाथी और बाघ का भी उल्लेख हो जाता है। तो हम देखते हैं कि गाय घोड़ा के अलावा हाथी बाघ मछली इन सब का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में होने लगता है। और खान पान में हम देखते हैं कि मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार का उपयोग होता था। और इसमें खान पान में वही होता है, लेकिन इसमें चावल का भी उल्लेख आ जाता है, चावल का उल्लेख आ जाता है, जो कि ऋग्वेद में उल्लेख नहीं होता है, केवल जव का उल्लेख होता है, लेकिन चावल का उल्लेख नहीं होता है। और उत्तर वैदिक काल में चावल भी हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि लोहे का भी प्रचलन हो जाता है। यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होता है, लोहे का प्रचलन हो जाता है। और यहीं से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और यहीं से एक दूसरा नगर की स्थापना होने लगती है, द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के उत्तर काल में क्या होता है, लोहे का भी जो है आविष्कार या लोहे का खोज कर ली जाती है। तो आपने क्या देखा कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजों का जो स्वरूप होता है वह वही होता है और कुछ चीजों का स्वरूप बहुत ही बदल जाता है। इसमें कुछ नई चीजें शामिल हो जाती हैं, स्त्रियों की दशा में गिरावट हो जाती है, जाति प्रथा का बंधन थोड़ा कठोर हो जाता है और स्त्रियों की दशा में भी गिरावट थोड़ी आती है। और हाँ, जो सभा और विदत था वहाँ पर स्त्रियों का भाग लेना बंद हो जाता है। सभा और विदत नामक जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर स्त्रियों का जो प्रवेश है वह बंद हो जाता है। और यह विदत नामक संस्था तो उत्तर वैदिक काल में ही समाप्त हो जाती है, यानी इसका लोप हो जाता है, सभा बचती है और समिति बचती है। तो चूंकि सभा और विदत दोनों में स्त्रियां भाग लेती थी ऋग्वेद काल में, जो कि उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई नहीं पड़ता, और विदत नामक संस्था का लोप हो जाता है, खत्म हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक ढांचा था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें किस प्रकार क्रमशः परिवर्तन होता गया और विभिन्न बाढ़ आडंबर शामिल होते गए, बड़े बड़े यज्ञ भी होते गए। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको हमने बताया था राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, और सौत्रामणि यज्ञ। और विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं जो कि यह प्रमुख और बहुत ही बड़े महायज्ञ कहलाते हैं। तो इन यज्ञों में बहुत ही ज्यादा पशु बलि दी जाती थी और इस तरह पशुओं का ह्रास हो गया, मतलब पशुओं का बहुत ज्यादा ह्रास होने लगा
और पशुओं की अधिक से अधिक बलि दी जाने लगी और इन्हें मजबूरी में गाय को अघन्या नाम देना पड़ा। अघन्या यानी कि वध ना की जाने वध ना की जा सकने वाली, वध ना की जा सकने वाली। वध ना की जा सकने वाली यानी कि अघन्या, ना मारने योग्य कौन है? गाय है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि गायों की भी बलि दी जाने लगी, तो इनको रोकने के लिए, क्योंकि गाय क्या था इस समय कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका जब वध होने लगेगा तो आप जानते हैं कि इनकी संख्या में संख्या जो है कम होने लगेगी और फिर इससे क्या होगा, कृषि व्यवस्था में और व्यापार में भी गिरावट आएगी, अतः इसको अघन्या नाम दिया गया। इसके अलावा आप देखते हैं कि पुरुष में यज्ञ में पशु के साथ साथ पुरुष की भी बलि दी गई, यानी कि मनुष्यों की भी बलि दी गई। ये बहुत ही बड़ी बात है, अब पुरुषों की भी बलि दी जाने लगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में भी बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, बहुत ही सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर पशु बलि और कर्मकांड को आबाह जब लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, तो यह उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है यह भी इसका एक मुख्य अंग है कि जो महायज्ञ थे उनकी वजह से बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो यह उत्तर वैदिक काल की कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसको आपने देखा और ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के विषय में जाना। अतः आज हमारा यह ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था यहाँ से समाप्त होती है।